मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम आयनिक मास, ग्राम आयन, सब पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मोलर मास के बारे में। पहले यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट्री यूनिट्स, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट्री यूनिट of any chemical species, mass of 1 mole elementary units of any chemical species in gram is called molar mass. अब एक बात यहाँ ध्यान रखिए, कोई भी केमिकल स्पीसीज है, उसका अगर 1 मोल है तो 1 मोल का जितना मास होगा वही क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। सीधा सीधा सिंपल बात है। जैसे 1 दर्जन केला का वजन अगर 600 ग्राम है, इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 12 केला का वजन 600 ग्राम है, मतलब 1 दर्जन केला का मास कितना है? 600 ग्राम। वही सिचुएशन यहाँ है। अगर हम बोले कि 1 मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम है, इसका मतलब सोडियम का मोलर मास कितना हो गया? 23 ग्राम हो गया। अगर हम बोले 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास 98 ग्राम है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना हो गया? 98 ग्राम हो गया। बात समझ? तो कोई भी केमिकल स्पीसीज है, अगर उसका 1 मोल है तो उसका 1 मोल का जितना मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, फिर नीचे लाइन लिखते हैं। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम एक ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 elementary units of any chemical species mass of 6.022 10 का पावर 23 elementary units of any chemical species in gram is called molar mass. जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा कि मास ऑफ 1 मोल atoms of sodium equal to 23 ग्राम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास कहेंगे। ये हो गया मोलर मास ऑफ सोडियम।
अगर हमने लिखा मास ऑफ 1 मोल molecules of H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम, मतलब ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ H2SO4। अगर हम लिख दिए मास ऑफ 1 मोल आयंस ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 18 ग्राम, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ NH4 प्लस। फटाफट जल्दी। तो मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट्री यूनिट्स क्या क्या हो सकता है? एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। अगर 1 मोल का मास दिया है तो वो किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर होगा। इसी को हम एक दूसरे शब्द में लिख दिए, मतलब यहाँ पर 1 मोल था और उसी जगह पर हमने क्या कर दिया 6.02 टू द पावर 23 लिख दिया। तो दोनों में कोई अंतर है? दोनों के मतलब में कोई अंतर नहीं है, बस केवल यहाँ पर 1 मोल लिखे हैं तो यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर लिख दिए, ठीक ना? तो वो चीज है। तो यहाँ पर वही चीज है कि मास ऑफ 6.022 10 का पावर 23 एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ एनी केमिकल स्पीशीज इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, या इसी को लिख सकते हैं 1 मोल एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ एनी केमिकल स्पीशीज इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। जैसे यहाँ लिख दिया मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम 23 ग्राम है, इसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ सोडियम। अगर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 जिसका मास 98 ग्राम है, इसी को बोलेंगे मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, यही हो गया मास ऑफ 1 मोल आयंस ऑफ NH4 प्लस, मतलब 18 ग्राम, मतलब मोलर मास ऑफ NH4 प्लस। बात क्लियर हुआ बेटा? इसको चलो यहाँ पर लिखते हैं मोलर मास किसके किसके बराबर है, इसको लिखते हैं मोलर मास is equal to mass of 1 mole particles, mass of 1 mole particles in ग्राम, यही क्या कहलाता है? मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स इन ग्राम, ये किसके बराबर होगा? मोलर मास। या हम लिख सकते हैं मास ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स इन ग्राम, ये भी मोलर मास होगा, मोलर मास के बराबर होगा। या फिर हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास और एंड आयनिक मास इन ग्राम, ये भी बराबर होगा मोलर मास के। या फिर हम लिख सकते हैं ग्राम
एटॉमिक मास और ग्राम एटम फिर कौन लेकर लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयनिक मास और ग्राम आयन, ये सबको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं मोलर मास कहेंगे, यानी मोलर मास कुल इतना के बराबर। इस प्रकार से फॉर्मूला एक आता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो गिवन मास इन ग्राम बाय सीधा बोलेंगे मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला होगा। जल्दी फटाफट बोलिए, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टर्म है जिसका परिचय आपको हम करवाए। ये सब टर्म क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ये टर्म अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप उससे घबराए नहीं, डरे नहीं, उसका मतलब ये सारा होता है। आप उसको मोलर मास बोलिए, चाहे इसमें से कोई भी आप टर्म बोल दीजिए, वो मोलर मास ही कहलाता है। हमको बस मतलब है कि आखिर अगर दिया हुआ मास रहेगा तो कैसे हम लोग मोल निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। ठीक है बेटा, आप लिख लीजिएगा। बेटा ना, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन किया जाए, लिखेगा 80 ग्राम ऑफ NaOH is given। 80 ग्राम NaOH दिया हुआ है, 80 ग्राम NaOH is given। Calculate number of moles, calculate number of moles of NaOH। तो बोलिए सीधा फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या करिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आपको निकालने बोला है, तब गिवन मास बाय मोलर मास, और गिवन मास कितना ग्राम है 80 ग्राम। 80 ग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। सोडियम का हो गया एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1, तो 23 16 और 1 को जोड़िएगा तो 40 होगा, यानी 40 से इसमें भाग देंगे, यही ना मोलर मास कहलाएगा।
और ये कितना मोल निकल के आ जाएगा, 2 मोल निकल के आ जाएगा। है मुश्किल बनाना। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दिया है 80 मिलीग्राम ऑफ हीलियम इज गिवन। हीलियम इज गिवन। Calculate number of moles of helium। हीलियम का नंबर ऑफ मोल निकालना है, मिलीग्राम में दिया है। और आपको हम बताएं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो कैसे बनाइएगा, हमेशा ग्राम में रखेंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। हीलियम का 80 मिलीग्राम है, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। 1000 से भाग देंगे तो 0.08 यानी आ जाएगा 0.08। हीलियम का मोलर मास कितना, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए तो 0.02 मोल आंसर रखने हैं। यानी इतना चीज हम लोग पढ़े ना, बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनाने, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए अभी तक हम लोग कितना चीज पढ़े। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में अलग देखे थे, नंबर गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर से मोल निकलता था। मास टर्म में गिवन मास बाय मोलर मास। इन बताए दो ही तो ना, मेन चीज तो दो ही ना बताए कि गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर से मोल निकाला जाएगा और गिवन मास बाय मोलर मास से भी मोल निकाला जाएगा। बात क्लियर हुआ, नोट करिए जल्दी। हो गया, पहला क्लास है ना आपका। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा तो उससे डरना नहीं है, बता देंगे, ठीक ना। बहुत कुछ नहीं छूटा है। 3 क्लास तो हुआ है ना, कल जरूर हो जाएगा। कल हम बता देंगे, वो मैसेज मिल जाएगा। कल 2 होगा तो कल 2 क्लास होगा, 1.5 घंटा। बेटा इसको चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग आते हैं तीसरा टर्म पे। तीसरा टर्म अब सब लोग समझिएगा इसको, अब कोई परेशानी नहीं, सब लोग समझेगा। इधर 3rd नंबर टर्म हम लोग पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हेडिंग डालिए मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सब लोग ध्यान से, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे 2 टर्म ऑलरेडी पढ़ लिए। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ लिए, मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में पढ़े थे कि नंबर से कैसे मोल में जाते हैं और मोल से कैसे नंबर में आते हैं। मास में हमने पढ़ा कि मोल से कैसे मास में जाएंगे और मास से कैसे मोल में आएंगे। अब वॉल्यूम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मोल से कैसे वॉल्यूम में जाएंगे और वॉल्यूम से कैसे मोल में जाएंगे, ठीक ना। तो यहां पर हम वो लाइन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दिस सेक्शन we will, ध्यान से, we will study about conversion of
मोल into volume and volume into मोल। इस सेक्शन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि मोल को कैसे वॉल्यूम में बदला जाता है और वॉल्यूम को कैसे मोल में बदला जाता है। वॉल्यूम समझते हो ना, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, आयतन। वॉल्यूम का हिंदी क्या होता है, आयतन, ठीक ना। सब सीबीएसई से तुम लोग, सब सीबीएसई से, कोई बिहार बोर्ड से नहीं है। तो वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। अब देखिए यहां पर हम एक इक्वेशन लिखेंगे और वो इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है। शायद आप लोगों को पता होना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और ये इसका प्रूफ जो है ना, आप जब गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ोगे तो इसका प्रूफ आपको पढ़ने को मिलेगा कि PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन कहां से आता है। वहां पर एक थ्योरी आता है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहीं से प्रूफ होता है PV = nRT। और एक और भी तरीका होता है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ और गैलुशेक लॉ के सहायता से भी PV = nRT को निकाला जाता है। और वहीं से एक वैज्ञानिक थे वेंडरवाल, उन्होंने आइडियल गैस में करेक्शन किया प्रेशर में और वॉल्यूम में, तब जाकर के उन्होंने एक बड़ा सा इक्वेशन दिया जिसको हम लोग वेंडरवाल इक्वेशन बोलते हैं। और वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, P + n²/v² into v - nb = nRT। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे जब गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे, है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर यूज है मोल में, तो उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। यही है PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा इक्वेशन है जी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है। और इसी आइडियल गैस इक्वेशन से वेंडरवाल साहब ने प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करके रियल गैस इक्वेशन या वेंडरवाल गैस इक्वेशन लाया था, ठीक है। जहां पर इस इक्वेशन में हर एक सिंबल का हम लिखते हैं नाम। P रिप्रेजेंट्स प्रेशर, P रिप्रेजेंट्स प्रेशर इनटू V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, आयतन। अब प्रेशर का हिंदी होता है दाब, दबाव, और N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी इसको हम लोग सीधा लिखते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और T तो आप समझ ही रहे हैं क्या है, टेम्परेचर। T रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर, T रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर। अब एक छेड़छाड़ करते हैं इस इक्वेशन में। देखो PV = हम मोल को लिख दे ऐसे, वेट बाय मोलेकुलर वेट। बोलो अरे भाई, मोल = वेट बाय मोलेकुलर वेट होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पर n की जगह पर वेट बाय मोलेकुलर वेट लिख दिए। अब वॉल्यूम को इधर, अब मोलर मास को इधर लेकर चले आए, Pm = वेट बाय वॉल्यूम इनटू RT होगा। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, घनत्व जिसको हिंदी में कहा जाता है ना। तो डेंसिटी = होता है वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो इस इक्वेशन में बदलाव हो गया और ये बन गया Pm = dRT। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए Pm मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, प्रेशर इनटू मोलर मास, ये हो जाएगा dRT। ये इक्वेशन आपको मिल गया। एक ये वाला है और इसी का बदला हुआ रूप ये भी है, Pm = dRT। फटाफट
पीएम जो शब्द है ना, इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों सेम होता है। पी से प्रधान, आईएम से मंत्री, प्रधानमंत्री। अंग्रेजी में पी से प्राइम, एम से मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर पीएम का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर पीएम का मतलब है प्रेशर इनटू मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। चलिए ऊपर बिठाए ये। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। ये जो है P रिप्रेजेंट्स प्रेशर इनटू M हो गया मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो कहिए। D हो गया डेंसिटी इनटू R हो गया गैस कांस्टेंट, और T क्या हो गया जी, टेम्परेचर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक टर्म को पढ़ेंगे। पहला टर्म हम लोग का होगा प्रेशर, प्रेशर जिसको हम लोग दाब बोलते हैं हिंदी में, या दबाव। प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोलिएगा आप लोग? अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर किसे कहेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, या फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। बल बटे क्षेत्रफल जो होता है ना, ये दाब होता है, दबाव होता है। फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इसको लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी P इज इक्वल टू F बाय A। देख सकते हैं यहाँ पर if force, if F is constant, F is constant, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर फोर्स फिक्स है तो प्रेशर और एरिया में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स का। इनवर्स मतलब व्युत्क्रमानुपात का रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा। मतलब एरिया को अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। दूसरा बात यह है कि इफ A is constant, A is constant, if A is constant, यदि एरिया ही कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। क्लियर हुआ बात। अब यहाँ पर प्रेशर का हम लोग जनरली एटीएम यूनिट यूज करते हैं, जनरली एटीएम में प्रेशर को मेजर किया था। लेकिन और भी क्या क्या यूनिट और क्या रिलेशन है हमें यहाँ पर लिखना है, वो रट जाना है पूरा। 1 एटीएम बराबर 1.01325
इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। यही 1.01325 बार के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली इसको 1 बार भी बोला जाता है, 1 ATM को। ठीक ना? इसको 76 cm ऑफ Hg भी लिखा जाता है। अगर किसी कॉलम में मरकरी भर दिया जाए पारा Hg, तो अगर उसका हाइट 76 cm में चला गया, मतलब वो प्रेशर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 ATM। अब ये बात तुम लोग को प्रूफ कहां मिलेगा? तो गैसियस स्टेट में जब हम मैनोमीटर, बैरोमीटर पढ़ाएंगे, प्रेशर का यंत्र है प्रेशर मापने का, वहां पे तो क्लियर और होगा। अभी तो केवल डाटा आपको रट लेना है। थर्मामीटर के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है ना? और मैनोमीटर, बैरोमीटर, और उसके साथ साथ इस पृथ्वी पर बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर भी पढ़ेंगे हम, कि कैसे यहाँ प्रेशर ऊपर जाने पर धीरे धीरे प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। ये सारा चीज आएगा। या ट्यूब के अंदर जब हवा भरा जाता है गाड़ी या साइकिल में, तो उसमें एक यंत्र से उसको मेजर किया जाता है। देखिएगा, वो लाता है या लाके मेजर करता है कितना है, तब वो हवा भरता है ना। उसके बारे में पढ़ना है, मैनोमीटर जिसको कहा जाता है। या जो हवा टंकी होता है, जैसे हवा भरने वाला दुकान पर देगा ना, तो एक टंकी होता है, उसके ऊपर एक इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। जब मशीन चलता है, उसमें हवा भराता है, तो वो इंडिकेट करता है कि अब मशीन बंद करो, है ना। अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लास्ट भी कर सकता है। तो वो सारा चीज हम लोग को कहां पढ़ना है? गैसियस स्टेट में। अब देखिए 76 cm ऑफ Hg लिख दिए, तो हम इसको 760 mm ऑफ Hg भी तो लिख सकते हैं, है ना। या इसको हम लोग 760 टॉर इज आल्सो ये यूनिट ऑफ प्रेशर, यही इसी के बराबर होता है टॉर। नोट करिए फटाफट, इसको फटाफट नोट करिए। सब रट जाना है पूरा, यही सब केमिस्ट्री में आगे काम देगा। पूरा डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, इंजीनियर बनने का, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कहां से हो? गया टॉर्क टी यू डबल टॉर्क नहीं, टॉर्क तो दूसरा चीज है। टॉर्क इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, नॉट टॉर्क। टॉर्क जो होता है फिजिक्स में तुम लोग पढ़ेगा कि दरवाजा जो होता है, अगर दरवाजा को, जैसे इसको दरवाजा को बंद करना हो, तो इसके एकदम यहाँ पर रखोगे ना तो आसानी से बंद होगा, लेकिन जहाँ पर जुड़ा है वहां तुम रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो सब फिजिक्स में आता है ना। बेटा इसको छाप लिया बेटा ना। अब दूसरा हम लिखेंगे वॉल्यूम। दूसरा हेडिंग डालो वॉल्यूम। दूसरा हेडिंग डालिए वॉल्यूम। और कौन इसका डेफिनेशन बताएगा वॉल्यूम का?
वॉल्यूम किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बोलो, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या दोगे? अगर कोई पूछता है आयतन किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? तुम लोग 9वां 10वां कुछ पढ़ा नहीं है? आइयो पता नहीं कि एरिया किसे कहते हैं, वॉल्यूम किसे कहते हैं। ये कोई बात है? देखो, स्पेस ऑक्युपाइज, स्पेस occupies anything, space occupies anything is called its volume. Space occupies anything is called its volume. देखो कितना सिंपल बात है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जितना स्थान छेदता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन 3D में ये नहीं, जैसे हम हर एक व्यक्ति का शरीर जो है वो जितना आवरण इस एटमॉस्फेयर का छेक रहा है वही उसका क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है ना। ये कलम जितना एरिया इस यूनिवर्स में छेक रहा है वही उसका क्या है, वॉल्यूम है। बात समझ में आया? तो हम वही लिखे कि स्पेस ऑक्युपाइज एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक ना। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या यूज करेंगे, मीटर क्यूब। जरा देखना रिलेशन पर, यहाँ 1 मीटर क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? सेम ही है, उसी का मीटर क्यूब हो गया। तो ये हो जाएगा 10 डेसीमीटर डीएम इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसा 3 बार हम लिख दिए 100 सेंटीमीटर। यानी ये आ गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसी सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बुलाता है और एमएल भी बुलाता है, मिलीलीटर भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। अब देखिए 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में 10 का पावर 3 ml होता है, या सीएम क्यूब होता है, या सीसी बोला जाए, मतलब 1000। तो आप जरा सोचिए 1 मीटर क्यूब में 10 का पावर 6 ml है और 1 लीटर में 10 के पावर 3 ml है, तो बताइए 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो 10 का पावर 3 मतलब 1000 लीटर हो जाएगा। कैसे निकाल दिए, तो भाग दे दिए हमने, इसमें भाग दिया इससे, तो निकल गया 10 का पावर 3 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, 1000 लीटर होगा, ठीक है। और तुम देखना जो तेल वाला सब गाड़ी होता है, जैसे ट्रेन से जब जिस गैलन में जब तेल जाता है तो उस पर देखना लिखा रहता है मीटर क्यूब में दिया रहता है, वो लीटर नहीं देता है, वहां लिखा है 5-10 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, ऐसे लिखा रहता है उसमें। तो जो पढ़ा लिखा रहेगा तबे ना बताएगा कि वो कितना लीटर तेल लेके जा रहा है, क्रूड ऑयल जा रहा है कि नहीं। तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा, 1000 लीटर। यानी 500 मीटर क्यूब होगा तो 500 गुने 1000 कर दो, उतना लीटर तेल उसमें भर के जा रहा है ना। तो ये होता है, नोट करिए इसको जल्दी। इसका मतलब एक चीज ध्यान दो, 1 मीटर क्यूब 10 के पावर 3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है,
1 मीटर क्यूब 10 के पावर 3 लीटर के बराबर है। इसका सीधा मतलब है कि मीटर डेसीमीटर क्यूब और लीटर क्या होता है, बराबर सेम होता है। यानी दुकान पर तुम जाओ और दुकानदार से बोलो कि हमको हमको 1 लीटर सरसों तेल दीजिए, तो भी वो दे देगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं हो, तुम कहो कि हमको 1 डेसीमीटर क्यूब सरसों तेल दीजिए, तो करवा नहीं जाएगा। उसके लिए उसको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा दुकानदार को, तब वो किसी भाषा से समझ सकता है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना, वही किसके बराबर होता है जी, लीटर के बराबर। नोट करो, सेंटीमीटर क्यूब, अरे इसी को सीएम क्यूब को ही सीसी लिख दिया था। जल्दी जल्दी तो लिखता है समझ रहे इसको, मतलब की देखो तीसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं मास। मास लिखोगे अमाउंट contains anything, amount contains anything is called its mass. Amount contains anything is called its mass. Unit of mass is kg हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा, है ना, मिलीग्राम हो जाएगा, एमयू हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। उसके बाद तुम लिख सकते हो क्विंटल हो जाएगा, मीट्रिक टन हो जाएगा, ये सब क्या है, वेट मास का यूनिट है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि 1 केजी जो होता है उसमें 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब जरा देखिए 1 ग्राम में 10 डेसी ग्राम होता है, 100 सेंटीग्राम होता है और 1000
मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 केजी में 10 का पावर 3 ग्राम, 10 का पावर 4 और डेसीग्राम, आप लिख सकते हैं डेसीग्राम, है ना। आप लिख सकते हैं 10 का पावर सीजी सेंटीग्राम और 10 का पावर 6 मिलीग्राम, यानी 1 केजी में इतना हो जाएगा। अब क्या है, तो 1 एमयू, ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आप लोग को मास्टर में, 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम जो होता है वो 1 एमयू कहलाता है। नोट करिए जल्दी, फटाफट नोट करते चलिए। वाला बेटा है ये, अब देखिएगा यहाँ पे गौर करिएगा, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है जी? 100 केजी होता है। कितना केजी होता है? 100 केजी होता है। और 1 मीट्रिक टन में, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है। कितना होता है? 10 क्विंटल, मतलब 1000 केजी। 1000 केजी को हम लोग 1 टन बोलते हैं, मीट्रिक टन। नोट कर लीजिए। हो गया। अब निकालिएगा डेंसिटी। डेंसिटी कितना नंबर था? 4 नंबर। 4 नंबर है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है इसका डेफिनेशन? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density. Mass per unit volume is called density. Density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume. D is equal to m by v. If m is constant,
अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और v बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा बात हमने यहाँ बताया, इफ v इज कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास को बढ़ाइएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, फिर होता है केजी पर लीटर, फिर होता है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर एमएल, etc। हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है डेंसिटी ऑफ H2O is 1010 kg पर मीटर क्यूब, 1010 kg पर मीटर क्यूब। Then it convert into kg per liter, ग्राम पर लीटर एंड ग्राम पर ml। यही क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करिए। दस केजी पर मीटर क्यूब वाटर का डेंसिटी होता है, ये बात दिया हुआ है, और बोला गया है कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए केजी पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में और ग्राम पर एमएल। तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसान काम है। यहां लिख दिए डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1010 केजी पर मीटर क्यूब। इसको बनाना है किसमें, केजी पर लीटर में। तो बताइए 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, 1000 लीटर होगा। अभी तो लिखे थे, तो 1000 लीटर, देखो यहाँ बाई में है, केजी पर मीटर क्यूब है, तो भाग देंगे इसमें 1010 बाई 1000, 1010 बाई 1000, तो ये हो जाएगा आपका केजी पर लीटर में।
यानी ये आ जाएगा 1.010 kg पर लीटर, ये ना जाएगा। अब इसको चेंज करना है किसमें, ग्राम पर लीटर में, तो ये केजी को ग्राम में बदल दीजिए, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लो। ये 1.010 है, इसमें गुना कर दीजिए 1000 से, तो ये ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। फिर से आ गया 10 ग्राम पर लीटर। अब इसको ml में चेंज करना है, तो 1 लीटर में 1000 ml के 1000, तो फिर भाग दो इसमें, ये हो जाएगा 10/10/1000, ये आ गया ग्राम पर ml में, यानी फिर से ये 1.010 ग्राम पर ml। जो 50 आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो 10 केजी पर मीटर क्यूब में डाटा सेम है, फिर यहाँ देखो ग्राम पर लीटर में डाटा सेम है, ई दोनों में डाटा सेम है, केजी पर लीटर और ग्राम पर ml का डाटा सेम मिलेगा हमको। फिर इसको क्लियर है बात? अब है चलेगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। गैस कांस्टेंट लिखा है इसको पूरा, हो गया? लिखा कितना नंबर होगा? 8 नंबर, 5 नाम लिखेंगे गैस कांस्टेंट। 5 में आ गया गैस कांस्टेंट आर, गैस कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, सीधे हम लोग आर का वैल्यू रट जाना। आर इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। करेगा ठीक है। एक और वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एक होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये 3 डाटा आपको याद रखना है, ये 3 डाटा यूज किया जाता है क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग छठा नंबर पढ़ेंगे टेम्परेचर। छठा नंबर पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान। तो यहां लिखते हैं इन केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री temperature is
always used in Kelvin scale. In chemistry, temperature is always used in Kelvin scale. टेम्परेचर को हमेशा हम लोग केल्विन स्केल में यूज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है 1-32/180 बराबर C/100। ये फॉर्मूला आपको पढ़ याद है? नोवा में लिखा था, नोवा पढ़ा था फिजिक्स में। 1-32/180 बराबर C/100। एक हो गया फ़ारेनहाइट, 80 हो गया डिग्री सेल्सियस। पढ़े थे? कितने याद है? याद है? क्या आप लोग दिए? और एक होता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है। वो फॉर्मूला लिख लीजिए उसका, मतलब K इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और उसको केल्विन में चेंज करना है तो 273.15 उसमें जोड़ दीजिए, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, नोट करिए पहले इस फार्मूला को, फिर एक क्वेश्चन लिखिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में? डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस में मर ही जाएगा। किसी के बॉडी का अगर 97 डिग्री सेल्सियस हो जाए उतना मतलब पानी लगता है गर्म होने में। 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए क्वेश्चन लिखो। देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। Then it convert into degree Celsius and Kelvin. Then it convert into degree Celsius scale or Kelvin scale. Degree Celsius and Kelvin यही है। एक बॉडी का टेम्परेचर कितना दिया है? बॉडी टेम्परेचर ये दिया हुआ है कितना? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है ना, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में निकालना है तो पहले तो डिग्री सेल्सियस में निकालो। 97 माइनस 32/180 आई हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बाई 100। ये 1 सोना से 1 सोना कट गया। जो 7 में से 2 गया तो 5 और 9 में से 3 गया तो 6, यही ना। ये हो गया 18 बराबर डिग्री सेल्सियस बाई 10। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सॉल्व करो। इसलिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 65 गुना 10/18। ये देखो 2 नवा 18 और 2 पचे 10। ये हो गया 5 पचे 25 के 5 2 6 5 30 और 2 32/9। भाग तो जल्दी उसमें आया। हाँ 36.11 36.11
36.11 यही डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो केल्विन में क्या लिखेंगे, इसमें जोड़ दीजिए 36.11 में 273.15 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। तो 5 1 6 1 1 2 दशमलव 1 6 3 9 और 7 3 10 के 0 1 2 1 3 309 ये था डिग्री सेल्सियस में, ये आ गया केल्विन में। क्लियर हुआ, बोलो। 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, और उसको कहा जाता है आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी या एनटीपी एक चीज होता है, उस पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें पढ़ना है इसको, हो गया। चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मोलर वॉल्यूम का, ठीक है। इससे पहले एक प्रश्न करते हैं, हम लोग बनाते हैं। प्रश्न ये है, लिखो अगर फटाफट क्वेश्चन। टू मोल्स ऑफ हीलियम गैस, 2 moles of helium gas present in 1.5 liter of container, 1.5 liter of container at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। चलो बना दो तो फटाफट, प्रेशर ऑफ हीलियम गैस निकालना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, PV इक्वल टू nRT। सिंपल है क्वेश्चन, सीधे लगा दो PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन बनी। हाँ बिना केल्विन, इसलिए तो हम लिख दिए कि केमिस्ट्री में टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन स्केल पे यूज किया जाता है। तो डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहे ना, तो उसको पहले कन्वर्ट करिए किसमें, केल्विन में, तब इक्वेशन में रख के गुना बात किया। भाई इतना जल्दी
हो गया। यहाँ पर प्रेशर निकालने बोला है ना, तो आप प्रेशर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। एन कितना दिया है 2, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 998 298 के 298.15 1.15 नहीं भी लिखो तो चलता है। वॉल्यूम कितना दिया है 1.5 लीटर। अब ये एटीएम में प्रेशर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखो फटाफट। बत्तीस दशमलव चार लीटर एटीएम। इतना हो जाएगा प्रेशर। एक और क्वेश्चन लिखिए 4 moles of CO2 present in an iron container having pressure 3 atm and temperature 27 degree Celsius. Calculate volume of the container. नहीं तो जल्दी कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है जिसमें ये गैस मौजूद है। इक्वेशन नहीं होगा P इक्वल टू nRT। यहाँ तो वॉल्यूम निकालने बोला है, वॉल्यूम इक्वल टू nRT बाई P। n दिया है 4, हाँ, और टेम्परेचर कितना है 27, मतलब 300 केल्विन लिख देते हैं। ठीक, अब प्रेशर दे दिया 380 है। कैलकुलेशन कर दीजिए 328 32.84 लीटर आएगा। 32.84 लीटर। इसको
और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है n moles of gas present in 20 liter of 20 liter of container having pressure 2 atm and temperature 27 degrees Celsius. Calculate moles of the गैस। गैस का मोल निकालना है, यानी n निकाल देना है गैस का। यहाँ पर तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला वही लगेगा PV इक्वल टू nRT, और इसलिए n इक्वल टू PV बाई RT। PV बाई RT। P दिया हुआ है प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम दिया है 20 लीटर, R हो गया 0.0821 और टेम्परेचर है 300 केल्विन। वन 1.624 मोल, 1.624 आंसर आएगा। कितना मोल हो जाएगा? बोलो, क्लियर है बात? इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, सारा क्वेश्चन वगैरह भी सब करा दिए। हाँ, नहीं तो वो जब जूल वगैरह में रहेगा तब लिया जाता है। बेटा इसको तो ये था PV इक्वल टू nRT पे क्वेश्चन। अब हम लोग को पढ़ना है मोलर वॉल्यूम के बारे में। जैसे मोलर मास अभी पढ़ाए थे ना कि मास ऑफ 1 मोल है, वैसे ही मोलर वॉल्यूम के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन मोलर वॉल्यूम के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आप शुरू करेंगे तो उसको अंत भी करना होगा, है ना? तो इतना जल्दी तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा टर्म आएगा। मोलर वॉल्यूम एट STP, मोलर वॉल्यूम एट RTP, है ना? उसके बाद हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है? यानी फर्स्ट चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में केवल इतना चीज है। उसके बाद आगे फिर एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल फार्मूला आएगा, फिर स्टोइकियोमेट्री आएगा, जिसमें मोल मेथड, मास मेथड, वॉल्यूम मेथड, लिमिटिंग रिएजेंट, सारा चीज पढ़ने को आएगा। सीक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू
परसेंटेज यील्ड प्योरिटी सबसे, है ना। यानी ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, उसी में इसी में मोलारिटी नॉर्मेलिटी सारा चीज आएगा, इक्विवेलेंट वेट पढ़ने के लिए आएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग करेंगे इसको।